नमस्कार, वर्ल्ड पंजाबी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा पंवर, लेकर हाजिर हूं बुलेटिन हरा हरियाणा। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की मुख्य हेडलाइंस पर। पेरिस ओलंपिक 2024 का आज 7वां दिन। भारतीय खिलाड़ी 8 खेलों में करेंगे प्रदर्शन। भारत ने अब तक जीते 3 कांस्य पदक। शंभू बॉर्डर बैरिकेडिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई के दौरान एससी ने 1 हफ्ते के अंदर कमेटी बनाने के दिए थे आदेश। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में समेजखट की बाढ़ में 49 लोग लापता। लापता लोगों के लिए दूसरे दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली की मेयर शैली ओबराय ने 3 छात्रों की याद में 4 लाइब्रेरी बनाने के अधिकारियों को दिया आदेश। राजेंद्र नगर बेसमेंट बाढ़ की घटना में 3 यूपीएससी उम्मीदवारों की हुई थी मौत। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने सांसद राहुल गांधी पर साधा निशाना। हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने का किया दावा। देश भर में सावन मास की शिवरात्रि की धूम। हरियाणा के शिव मंदिरों में सुबह से भक्तों का लगा तांता। शिवलिंग पर जलाभिषेक कर रहे श्रद्धालु। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। पेरिस ओलंपिक 2024 का आज 7वां दिन है। भारतीय खिलाड़ी आज 8 खेलों में अपना प्रदर्शन करेंगे। गोल्फ, निशानेबाजी, तीरंदाजी, एथलेटिक्स, जूडो, हॉकी, नौकियान और बैडमिंटन मैच आज खेले जाएंगे। भारत ने अब तक 3 कांस्य पदक जीते हैं। भारत की झोली में अब तक 3 मेडल आए हैं। खेलों के सबसे बड़े महाकुंभ पेरिस ओलंपिक में भारत ने अब तक 3 ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए हैं। छठे दिन तीसरा ब्रॉन्ज स्वप्निल कुशवाहा ने जीता था, जबकि पहला मेडल मन्नू भाकर ने दिलाया था। दूसरा मन्नू और सरबजोत सिंह टीम इवेंट में लेकर आए। आज 7वें दिन भारत को एक बार फिर से मनु भाकर से उम्मीद है। आज वे फिर से मैदान में उतरेंगी। वो 25 मीटर पिस्टल क्वालिफिकेशन प्रीसीजन मैच में उतरेंगी। इसके अलावा बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल मुकाबले में लक्ष्य सेन का भी मैच रहेगा। खेलों के सबसे बड़े महाकुंभ पेरिस ओलंपिक में भारत ने अब तक 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और छठे दिन तीसरा ब्रॉन्ज स्वप्निल कुशवाहा ने जीता है। आपको बता दें आज 8 मैचों में भारतीय खिलाड़ी प्रदर्शन करेंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 में अल्जीरियाई महिला बॉक्सर पर विवाद हुआ है। महिला बॉक्सर ईमान खलीफा को लेकर ये विवाद हुआ। इटली के खिलाड़ी ने लड़ने से उनके साथ इनकार कर दिया। 40 सेकंड्स में ही मैच इटली के खिलाड़ी ने छोड़ दिया। आरोप लगाया कि बॉक्सर खलीफा में पुरुषों जैसे गुण हैं। पेरिस ओलंपिक में अल्जीरिया की महिला बॉक्सर ईमान खलीफा को लेकर बड़ा विवाद हो गया है। इटली की महिला बॉक्सर ने कुछ ही सेकंड्स 40 सेकंड में मुकाबला छोड़ दिया और आरोप लगाया कि खलीफा में पुरुषों जैसे गुण हैं। इससे पहले 2023 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में खलीफा की जेंडर एलिजिबिलिटी टेस्ट में डिस्क्वालीफाई किया गया था। हिमाचल प्रदेश के रामपुर के समेजखट की बाढ़ में 49 लोग अभी तक लापता बताए जा रहे हैं। राज्य मंत्री राजेश धर्माणी के अनुसार 4 लोगों की इसमें मौत हुई है। लापता लोगों के लिए सर्च अभियान दूसरे दिन भी जारी है। दूसरे दिन सुबह 6 बजे से ये सर्च अभियान जारी किया गया। आपको बता दें कि 85 किलोमीटर एरिया में ये सर्च अभियान चलाया जा रहा है। एसडीएम रामपुर निशांत तोमर भी मौके पर मौजूद है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज घटना स्थल का निरीक्षण करेंगे। स्थानीय लोगों और परिजनों से इस दौरान वो मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि
दूसरे दिन भी जो है सर्च ऑपरेशन जारी है। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में जो है ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें 49 लोगों के लापता होने की खबर है। वहीं एसडीएम रामपुर निशांत तोमर भी मौके पर मौजूद हैं। वो लगातार जो है सर्च ऑपरेशन पर निगरानी रखे हुए हैं। वहीं अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ शिमला से उमेश जी जुड़ गए हैं। जी उमेश जी, आज रामपुर में सुखविंदर सिंह सुक्खू, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के जाने का कार्यक्रम, क्या कुछ मामले को लेकर अपडेट है? हाँ जी, बिल्कुल। मुख्यमंत्री जो कल उड़ान नहीं भर पाए थे मौसम खराबी की वजह से, आज थोड़ी देर में ही जो दुर्घटना स्थल वह पहुंचने वाले हैं। जो प्रभावित परिवार है उनसे मिलेंगे, जो रेस्क्यू में लोग लगातार 38 घंटे से लगे उनसे हौसला अफजाई करेंगे, और जो लोग प्रभावित लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उनसे मिलेंगे, उनको ढांढस बंधवाएंगे। तो फिलहाल मुख्यमंत्री का यही कार्यक्रम है, और थोड़ी देर में ही उम्मीद है कि मुख्यमंत्री दुर्घटना स्थल पर समेत खत में पहुंच जाएंगे और वहां लोगों से मिलेंगे, तमाम चीजों को देखेंगे, व्यवस्थाओं को देखेंगे और जरूरी दिशा निर्देश भी देंगे। लेकिन जो बड़ी मुश्किल है, जो बड़ी समस्या इस वक्त है, वो लगभग 48 घंटे से ज्यादा समय हो गए हैं। जो लोग घरों के अंदर रात को सोए थे वो घरों के साथ ही बह गए हैं, और उनका अभी तक नामो निशान नहीं मिल पाया, उनका अता पता नहीं लग रहा है। हालांकि इस बीच में दो शव बरामद किए गए हैं, लेकिन अभी भी लगभग ऐसे 3 से 4 दर्जन लोग, लगभग 40 से ज्यादा लोग ऐसे बताए जा रहे हैं जो मिसिंग है, जिनका कोई अता पता नहीं है। जो कुछ तो परिवार ऐसे बताए जा रहे हैं जिनका पूरा का परिवार रात को सोया था, लेकिन सुबह जब उठे तो वो जमीन नहीं थी, वो घर नहीं था, वो पूरी जमीन वहां से बह के चले गई थी, उनका नामो निशान भी मिट गया था। जो लोग कहीं रिश्तेदारी में लोग बच गए या कहीं इधर उधर लोग जो परिवार के गए थे वो लोग बच गए हैं, उनके सामने अब ये चुनौती है, चिंता है कि कैसे जो लोग अब उनके जो बिछड़ गए हैं, जो बह के चले गए हैं, क्या मलबे में है, क्या नदी में चले गए हैं, जिंदा भी है या नहीं है। ये बड़ी एक मुश्किल उन लोगों के पास भी, अभिभावक जो परिजन है उनके पास भी, और सरकार प्रशासन जो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि जो लोग कहीं भी किसी भी हाल में जीवित बचे हैं उनको निकाला जाए, उनको सुरक्षित निकाला जाए। तो तमाम बड़ी मुश्किलात है, क्योंकि बहुत ज्यादा संवेदनशील और दुर्गम क्षेत्र है। नीचे गहरी नदी और सतलुज नदी है, और ऊपर पहाड़, बिल्कुल डांग ऐसा क्षेत्र है जहां आम आदमी जा नहीं सकता, गुजर नहीं सकता, चल नहीं सकता। ऐसे दुर्गम क्षेत्र में ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। फिलहाल तमाम कोशिश की जा रही है। एनडीआरएफ की टीम है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम है, पुलिस है, होम गार्ड है, फायर सर्विसेज है, एम्बुलेंस है, तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, ताकि जो भी कोई घायल मिले, कोई भी ऐसे व्यक्ति मिले जिनको फौरी मदद की जरूरत है, उसको मदद पहुंचाई जाए। लगातार कोशिश हो रही है। सुबह से ही आज 6 बजे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, इस उम्मीद से कि कोई राहत देख रहा हो ऐसे लोगों की निकालने की, उनको निकाला जा सके, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिल पाई है। ऐसे में मुख्यमंत्री का दौरा है जरूर महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो लोग मौके पे काम कर रहे हैं उनकी हौसला अफजाई होगी। जो पीड़ित है, जो जिनके परिवार चले गए, जिनके घर चले गए, जिनके खेत मकान चले गए, उनको जरूर मुख्यमंत्री ढांढस बंधवाएंगे, हिम्मत देंगे, और जरूर ऐसा उनको मरहम लगाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल राहत और बचाव का कार्य जारी है, लेकिन बहुत बहुत बड़ी त्रासदी है। मौके पे देख के समझा जा सकता है कितनी बड़ा कितना बड़ा नुकसान हुआ है। अब इसकी क्या वजह है, क्या लगातार इस घाटी में क्यों ये सब इस तरह के बादल फटने की घटना है? क्या मानवीय कोई भूल है, क्या पर्यावरण के साथ क्षति हुई है, या कोई प्राकृतिक आपदा का कोई दूसरा रूप है? तमाम ऐसे विषय है जिसको है विशेषज्ञ जरूर जांच करेंगे। पुलिस लगातार मुस्तैद, एक कंट्रोल कमांड सेंटर बनाया गया है, जहाँ शिमला से भी पुलिस हेडक्वार्टर से नजर रखी जा रही है। ड्रोन सर्च ऑपरेशन में लगाए गए हैं, ताकि जो लोग जो इधर उधर कहीं नदी नालों में बह गए हैं या रह गए हैं, फंस गए हैं, ढाक जंगल में फंस गए, उनको ड्रोन की मदद से देखा जा सके और उनको इवैक्यूएट किया जाए। क्योंकि जो ऐसा क्षेत्र आप जानते हैं, ये दुर्गम क्षेत्र है, यहाँ एक बहुत कठिन भगवान भोलेनाथ की शीरखंड यात्रा भी निकाली जाती है। जिस तरह से क्लाउड बर्स्ट हुआ है, ऊपर पहाड़ी पे क्लाउड बर्स्ट हुआ, उसने डाइवर्जन लिया है, कई जगह वो पानी चला गया, जहाँ भी पानी गया उसने पूरी बर्बादी का आलम बरपाया है। जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया उमेश जी। वहीं शंभू बॉर्डर बैरिगेटिंग मामले में आज जो है सुनवाई होगी। शंभू बॉर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट में जो है ये सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते के अंदर कमेटी बनाने को लेकर आदेश दिया था। हरियाणा सरकार भी आज अपना जवाब दाखिल कर सकती है। बॉर्डर बंद करने पर सुप्रीम कोर्ट पहले भी फटकार लगा चुकी है। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सरकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इस दौरान
पंजाब और हरियाणा दोनों सरकार की ओर से एक स्वतंत्र कमेटी बनाने के लिए कोर्ट में नामचिन लोगों के नाम रखे जाएंगे जो इस मामले को सुलझाने का काम करेंगे। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में ये आदेश दिया था, साथ ही ये भी साफ किया था कि अगर वह ऐसा नहीं कर सकते तो ये काम कोर्ट पर भी छोड़ा जा सकता है। साथ ही शीर्ष अदालत ने कहा था कि बॉर्डर पर कोई अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए, ऐसे में यथास्थिति बरकरार रखी जाएगी। बैरिकेडिंग हटाने के लिए प्लान पेश करने को कहा गया था। आपको बता दें, आज जो है शंभू बॉर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। हरियाणा सरकार ने शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सरकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इस दौरान पंजाब और हरियाणा दोनों सरकारों की ओर से एक स्वतंत्र कमेटी बनाने के लिए कोर्ट में नामचिन लोगों के नाम रखे जाएंगे। संसद के मानसून सत्र का आज 10वां दिन है। आज बजट 2024 पर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। वायनाड भूस्खलन मुद्दे पर भी आज बहस हो सकती है। संसद के मानसून सत्र का आज जो है 10वां दिन है। इस सत्र में आम बजट 2024 पर चर्चा हो रही है। बजट को लेकर विपक्ष सरकार को लगातार घेरे हुए है। वहीं आज भी वायनाड भूस्खलन मुद्दे पर बहस हो सकती है। आपको बता दें, सेशन का जो है आज 10वां दिन है। ऐसे में विपक्ष जो है सत्ता पक्ष को लगातार बजट को लेकर घेरे हुए हैं। करना चाहता हूं 60s और 70s में हमारा बेस्ट डॉक्टर बोलता था वी डू नॉट हैव द फैसिलिटी इन द कंट्री एंड दैट इज व्हाई वी आर गोइंग आउटसाइड एंड टुडे प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज क्रिएटेड 22 इंस्टीट्यूशंस विद आवर वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड और इसलिए अब इसको भरना हार्डवेयर इज देयर we are trying to put software into it to the best possible the most modern software डालने का प्रयास हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 165 प्रदीप रोहित 165 गए ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। पहली बार स्टार क्वेश्चन के जरिए मुझे मौका मिला लोकसभा में प्रश्न पूछने के लिए। मेरा जो सवाल था और जिसमें ऑनरेबल मिनिस्टर का उत्तर आया है, मैं ये बताना चाहता हूं ऑनरेबल मिनिस्टर जी को कि एक समय था जो पुराने पद्धति का चिकित्सा, जो हम धन्वंतरी जी को भगवान मानते थे, दुनिया के सबसे बड़े चिकित्सक के डॉक्टर के नाम पे हम जानते हैं उनको, और आयुर्वेदिक का जो पुरातन चिकित्सा पद्धति था वो गंधमार्दन, जिस क्षेत्र से मैं आया हूँ, गंधमार्दन मतलब भी हम सब जानते हैं। रामायण के युग में हनुमान ने विशल्यकरणी के संधान पे हनुमान पूरा गंधमार्दन को उठा के ले गए थे। उसी गंधमार्दन पहाड़ के नीचे एक आयुर्वेदिक कॉलेज है और उसी आयुर्वेदिक कॉलेज गंधमार्दन में महाभारत बस सुना, आप प्रश्न पूछो। जी 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 हाँ, वहाँ 2000 ये जो रिपोर्ट्स में आया है, महाभारत सुनाने का किस्सा जहाँ चलता आज के यहाँ। बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया का रिपोर्ट था सर, उसमें 2000 से ज्यादा बोटानिकल प्लांट्स नर्स उस गंधमार्दन में मौजूद है। उसमें 222 जो कि दुर्लभ वनौषधि के नाम पे जाने जाते हैं, उसका सर्वे ठीक ढंग से नहीं हुआ। उसका एक सर्वे कराना और उस मेडिकल कॉलेज को केंद्र सरकार का अधीन में अगर लिया जाएगा, मेरा प्रस्ताव है, और उस कमेटी वाले भी अपने हिसाब से लिख के दिए हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि एक सर्वे गंधमार्दन के पहाड़ ऊपर कितना जड़ी बूटी है, और दूसरा बार है उसी कॉलेज को अगर केंद्र सरकार लेना चाहते हैं, कोई प्रस्ताव उनके ऊपर है? अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सदस्य ने जो यहाँ पर प्रश्न उपस्थित किया, जो गंधमार्दन पहाड़ियों पे उन्होंने बताया कि 2200 कुछ वन औषधियों के पौधे या झाड़ वहाँ पर है, लेकिन भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI के प्राप्त जानकारी के अनुसार 2009 के दौरान ओडिशा के बारगढ़ के मंदगर्दन पहाड़ियों में कुल 912 पौधों की प्रजातियां पाई गई, जिसमें से 345 प्रजातियां औषधीय पौधों के रूप में वर्गीकृत था। और राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंधमार्दन पहाड़ियों में सिर्फ 220
औषधीय पौधे हैं। मैं उसको नहीं पढ़ रहा, मैं दूसरे पढ़ रहा हूँ उनको। तो अध्यक्ष महोदय, उनका जो प्रश्न यहाँ पर था तो उसका संरक्षण किया गया है और उनकी जो वनस्पति है और उनके संरक्षण के लिए भी आयुष मंत्रालय से निधि आवंटित किया जाता है। उसमें जो वनौषधि के बारे में जो रिपोर्ट आपके पास है उड़ीसा सरकार की तरफ से, वहाँ बीजू जनता दल का सरकार था, वहाँ एक माइनिंग चला रहे थे उन लोग, जिसके खिलाफ एक बहुत बड़ा मूवमेंट चला था गंधमार्दन सुरक्षा के लिए। उसी मूवमेंट से हम पॉलिटिक्स में आए हैं, तो उनका रिपोर्ट जो सही नहीं है, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, जो बिशल्यकरणी वही गंधमार्दन से निकला है, तो एक बार सर्वे उसको आपका डिपार्टमेंट से मैं चाहता हूँ एक आप सर्वे करा सकते हैं क्या। दूसरे बात, वो जो आयुर्वेदिक कॉलेज है, मोदी जी के आने के बाद ये जो पुरातन चिकित्सा पद्धति को जो बढ़ावा मिला है, पहले तो उसको दबाया गया था, तो उसी आयुर्वेद वहाँ जहाँ 2000 से ज्यादा बोटानिकल मेडिसिनल प्लांट्स नर्स है, अगर उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं केंद्र सरकार, तो एक बड़े पैमाने पर एक बड़ा अनुष्ठान बन सकता है। इसके बारे में केंद्र सरकार कोई प्रस्ताव लेंगे क्या? अध्यक्ष महोदय, आयुष मंत्रालय का काम ही आयुर्वेद को बढ़ावा देना है और आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करना है। माननीय सदस्य ने जो यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि गंधमार्दन पर्वत पे बहुत सारी ऐसी वनस्पतियाँ हैं कि जो आयुर्वेद में दवा बनाने के लिए उपयोग में ला सकती है। जो पहले का सर्वे था, उनका कहना है कि वो सर्वे थोड़ा ठीक नहीं हुआ था, दोबारा उसका सर्वे किया जाए तो निश्चित रूप से हम उसका दोबारा सर्वे करने के लिए भी हम वहाँ पर PSI को निर्देश देंगे और निश्चित रूप से जितनी भी वहाँ पर वन औषधियों के पौधे वहाँ मिलते हैं उसकी संरक्षण करने के लिए हम वहाँ पर कोशिश करेंगे। उन्होंने जो SSN विद्यालय के बारे में बताया कि उसको सरकार को अधिकृत करने का प्रस्ताव, उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई प्रस्ताव हमारे मंत्रालय की तरफ आया नहीं। और इन्होंने जो जैविक विविध बोर्ड के बारे में बताया, निश्चित उसके माध्यम से भी इसका पूरा सर्वे किया जाएगा। श्री सप्तगिरी उल्का। Speaker sir, I agree with the sentiments of my honorable colleague that the previous BJD government in दिल्ली के मेयर शैली ओबराय ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे 27 जुलाई को राजेंद्र नगर बेसमेंट बाढ़ की घटना में अपनी जान गंवाने वाले 3 मृतक यूपीएससी उम्मीदवारों के नाम पर 4 पुस्तकालय स्थापित करेंगे। मेयर ओबराय ने कहा कि प्रस्तावित योजना के अनुसार दिल्ली नगर निगम द्वारा राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, पटेल नगर और बेर सराय में 4 सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित की जाएगी। आपको बता दें, मेयर ने जो है 3 छात्रों की याद में 4 लाइब्रेरी बनाने को लेकर जो है अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। राजेंद्र नगर बेसमेंट में जिन छात्रों ने अपनी जान गंवाई थी, उनके नाम से जो है ये पुस्तकालय चलाई जाएगी। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधा है। वहीं सीएम सैनी ने हरियाणा के अंदर एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनने का दावा किया है और क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। राहुल गांधी अपने के अंदर जनगणना करवाए कि उनके घर में कितने लोग हैं। वो इस प्रकार की बातें लेकर के समाज को, देश को कमजोर करने का काम, तोड़ने का काम, राहुल गांधी कोई भी ऐसा मौका नहीं चूकते जिससे कि देश को नुकसान हो, समाज को नुकसान हो। अच्छा है जाति जनगणना वो हो और उसको लेकर के सरकार अपने तरीके से काम कर रही है। आज देश के अंदर 3 जातियां, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि मेरे सामने एक जाति गरीब की है, एक जाति महिला की है, एक जाति किसान की है। ये 3 जातियां हमारे सामने हैं। हमने इनका उत्थान करना है, इनका विकास करना है। जब गरीब का विकास हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ये विकसित भारत बनेगा। उस दिशा के अंदर हमारी सरकार काम। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के नाम अभी तक 3 मेडल हुए हैं। बीते दिन भारतीय शूटर स्वप्निल कुशाले ने भारत को तीसरा मेडल जिताकर इतिहास रच दिया है। स्वप्निल ने शूटर में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। उनके इस कारनामे पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उन्हें बधाई दी है। वहीं सीएम नायब सिंह सैनी ने अंबाला से शूटर सरबजोत सिंह से वीडियो कॉल पर बात कर उन्हें बधाई दी। आपको बता दें, पेरिस ओलंपिक में भारत को बीते दिन जो है
तीसरा मेडल मिला भारतीय शूटर स्वप्निल कुशाले ने जो है इस मेडल को जीता है। स्वप्निल ने शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से उन्हें बधाई दी गई। वहीं शूटर अंबाला से संबंध रखने वाले शूटर सरबजोत से भी उन्होंने वीडियो कॉल पर बात की। बहुत अच्छा कंप्लीट हो गया। चलिए बहुत बहुत बधाई है और आपको बुलाएंगे भी हम अपने पास। हाँ बधाई है आपको। थैंक यू। हाँ मेरे जिले के हैं। कल डैडी से बात हुई है आपके मेरे। मैं वहाँ दोसड़का गया था शीशगढ़, तो मैंने फ़ोन पे बात किया पिताजी से, बधाई दी थी। बधाई है आपको सरबजोत जी। आपको बधाई है बहुत बहुत। आपने भारत के नाम को और हरियाणा के नाम को ऊंचा किया है। आपको बहुत बहुत बधाई है आपको। कितने मैच थे सरबजोत जी? मेरे 2 मैच थे जिसमें एक थोड़ा ठीक रहा, सेकंड में पहुंचा है। बहुत अच्छा कंप्लीट हो गया। चलिए बहुत बहुत बधाई है और आपको बुलाएंगे भी हम अपने पास। हाँ बधाई है आपको। थैंक यू। हाँ मेरे जिले के हैं। कल डैडी से बात हुई है आपके मेरे। मैं वहाँ दोसड़का गया था शीशगढ़, तो मैंने फ़ोन पे बात किया पिताजी से, बधाई दी थी। बधाई है आपको। पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटर्स का दबदबा देखने को मिल रहा है। शूटिंग में भारत को 3 पदक मिल चुके हैं, जिसमें से 2 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों के हैं। इस बार ओलंपिक में शूटर्स छाए हुए हैं। मन्नू भाकर का एक मेडल 10 मीटर एयर पिस्टल में आया, तो एक मेडल इसी 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में मन्नू भाकर और सरबजोत ने जीता। वहीं स्वप्निल कुशाले ने भी 50 मीटर एयर राइफल में भारत को मेडल दिलाया। उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। वहीं करनाल के ही 2 शूटर्स इस बार ओलंपिक में अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार हैं, जिसमें अनीश भानवाला और राजिया ढिल्लो हैं। अनीश 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल के खिलाड़ी हैं और राजिया शूटिंग के ट्रैप इवेंट में हिस्सा ले रही हैं। आने वाले दिनों में उनके भी मुकाबले हैं। ऐसे में शूटिंग खेल रहे खिलाड़ियों को उनसे काफी उम्मीद है। सभी बच्चे उन्हें शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। जिस हिसाब से आपकी बारी मेडल आए हैं अपने शूटिंग इवेंट में, तो मेरे को तो बहुत प्राउड हो रहा है। और यहाँ तक ये काफ़ी मोटिवेशन है और शूटर्स के लिए भी। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जैसे अब आगे मनु भाकर का 25 मीटर का इवेंट है, तो उसमें वो और प्राउड दिलाएं और आगे अपना इंडिया का नाम रोशन करें, मेडल लाएंगे। हालांकि जो अनीश जी हैं वो कई बार देखे हमने कि काफ़ी काम तरीके से अपनी वो शूटिंग करते हैं और काफ़ी मोटिवेटेड भी हैं अपनी गेम को लेके। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि 12 साल बाद हम लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं शूटिंग में ओलंपिक्स में। और हमारे ऑलरेडी हमने ओपनिंग शूटिंग में करी, मनु भाकर ने सिल्वर लिया, ब्रॉन्ज लिया, और उसके बाद फिर मनु भाकर और सरबजोत की जोड़ी ने फिर से ब्रॉन्ज लिया टीम इवेंट में। और अभी हमारा आज भी स्वप्निल कुशाले का मेडल आया 3P इवेंट में। तो हमें इससे बहुत ज्यादा बूस्ट मिल रहा है और हम भी कॉन्फिडेंट हैं। और अब हम आगे और ज्यादा मेहनत करेंगे। जो गलतियां हमारी रही हैं पिछले सालों में, हम उनको सुधारेंगे। सर हमें बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग मिल रही है। मतलब मनु भाकर और भी जिनके मेडल आए हैं वो बहुत ज्यादा मोटिवेट कर रहे हैं हमें, और हमारे पेरेंट्स को भी मोटिवेट कर रहे हैं। स्पेशली कि लाइक पेरेंट्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चों के ऊपर। और जैसे कि हम एक फेलियर से अपना निराश होकर हम सोचते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे या ये स्पोर्ट्स हमारे लिए नहीं है, तो ऐसे हमारे लिए एग्जाम्पल सेट किया है। मनु भाकर ने भी किया है कि लाइक हमें एक फेलियर नहीं देखना, हमें उससे कुछ सीखना है और आगे बढ़ना है। सो ये हमारे लिए बहुत ही इनकरेजमेंट है और मोटिवेट कर रहा है हमें कि हम अपनी शूटिंग स्पोर्ट्स में लगे। हाँ जी, बहुत मिलता है। ये एक इंडिविजुअल गेम है जो कि मेरी नज़र में होना चाहिए। टीम गेम में तो सबकी मेहनत काम करते हैं, इंडिविजुअल में पर्सनली करती है। तो अपनी मेहनत अगर हम दिल से करेंगे तो आगे बढ़ेंगे उसमें। जो ओलंपिक में बच्चे गए हुए हैं उन्हें कुछ मैसेज देना हाँ चाहेंगे? जी, उनके लिए शुभकामनाएं हैं कि वो अच्छा करें और हम भी उनसे प्रेरित हों और आगे बढ़े, मेहनत करें सभी बच्चे।
हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर दिया है। इस कमेटी का चेयरमैन अजय माकन को बनाया गया है। हरियाणा को लेकर बनाई गई कमेटी में 3 सदस्य भी शामिल किए गए हैं, जिसमें जिगेश मेवानी, श्रीनिवास बीवी और मणिकम टैगोर शामिल हैं। ये कमेटी आगामी होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर नेताओं की दावेदारी परखेगी। टिकट वितरण को लेकर भी ये कमेटी दावेदारों और कांग्रेस हाईकमान के बीच कड़ी के तौर पर काम करेगी। इससे पहले कांग्रेस ने 45 मेंबरी एक कमेटी का गठन किया था, जिसकी 10 अगस्त को दिल्ली में मीटिंग बुलाई गई है। इस मीटिंग में टिकट को लेकर आए आवेदनों को लेकर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। वहीं कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर दिया है। इस कमेटी का चेयरमैन अजय माकन को बनाया गया है। इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।